पाकिस्तान और चीन की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन पाकिस्तान को पीएलए पैकेज के तहत हथियार मुहैया करवा रहा है, क्योंकि जमीन पर टैंक की लड़ाई में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। ऐसे में पाकिस्तान चीन की मदद से अल खालिद 1 टैंक बना रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने तोपखाने में चीन की मदद ले रहा है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक से डरा पाकिस्तान चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन भी खरीदने की फिराक में है। पाकिस्तान ने हाल ही में जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम लिया है और ये सब भारत के हवाई ताकत के डर से पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है। इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर हां, चापलूसी जरूर सीख ली है। चापलूसी क्या होती है और कैसे की जाती है, ये हुनर आप पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से सीख सकते हैं। चीन चुपचाप पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को चीन की शान में कसीदे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। चीन की शह पर नाच रहे इमरान खान, चीन की चापलूसी कर इतराएं इमरान खान। चीन बिना पाकिस्तान में सब सूना। आका चीन, पाकिस्तान गुलाम। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान के फतेहाल प्रधानमंत्री। इमरान खान पाकिस्तान के कठपुतली प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान पाकिस्तान के नौटंकीबाज वजीर आजम। इमरान खान चीन के सबसे बड़े चापलूस। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब किस कदर चीन के एहसानों तले दबे हैं, इसकी एक मिसाल इमरान ने खुद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पेश की। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम ये माना है कि चीन के बिना पाकिस्तान अपना वजूद तक नहीं बचा सकता। और जब इमरान खान साहब चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तो चीन की शान में उनकी जुबान से चाशनी टपक रही थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद इमरान खान के अल्फाज सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़े हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहे। और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहे। हर जगह पे चाइना ने हमें डिफेंड किया पॉलिटिकली। कमाल देखी, इमरान खान जब चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ये भूल गए कि पाकिस्तान पिछले 2 साल के दौरान चीन के कर्ज तले दबता ही जा रहा है। चीन के बारे में बोलते वक्त इमरान ने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि कहीं उनकी जुबान फिसल न जाए और उनसे चीन की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इमरान खान ने अपने आका चीन की चापलूसी करते वक्त चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के खिताब से भी नवाज दिया। हमारी खुशकिस्मत यह है कि वो इस वक्त सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ती हुई इकॉनमी है और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी दुनिया में मुल्क उसका मुकाबला करेगा आगे। और तो इसलिए हमें जो हमारे टाइज़ हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत कर रहे हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना को भी इस चीज़ की अहमियत का पता है। और हमारी जितनी भी लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी हमारा आगे फ़ायदा है। कुछ सुना आपने, यकीन मानिए चापलूसी क्या होती है ये कोई भी शख्स इमरान खान से सीख सकता है। अब सही भी तो है, पाकिस्तान को दुनिया का हर बड़ा देश दुत्कार चुका है। अब ऐसे हालात में इमरान चीन की चापलूसी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन लगे हाथ इमरान खान ने यह भी जता दिया कि अगर पाकिस्तान को चीन की जरूरत है तो चीन को भी पाकिस्तान का साथ चाहिए।
यानी चोर चोर मौसेरे भाई। अब चीन की चापलूसी करते वक्त इमरान भारत को नसीहत देना भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है भला? हिंदुस्तान को नसीहत देते वक्त इमरान खान ये बात भी भूल गए कि ये वही अमेरिका था जिसने बरसों पाकिस्तान के वजूद को अमेरिकी डॉलर के दम पर जिंदा रखा। लेकिन चीन की चापलूसी करते हुए इमरान खान अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के एहसान भूल गए। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को मगरबी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, इसलिए उसको मजबूत करते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी ये पॉलिसी आगे चेंज होगी। तो अगर यही होना है तो हमारा तो फिर नेचुरली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना हमारे लिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका वजूद खैरात के दम पर जिंदा है। अगर दुनिया के कुछ बड़े मुल्क पाकिस्तान को चंदा देना बंद कर दें तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट जाएगा। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है, खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस बात से वाकिफ है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये सब जानते हुए भी वो ऐसे इतराते हैं जैसे दुनिया जीत चुके हैं। इमरान खान दुनिया भर के आतंकियों के लिए पनाहगार बन चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की मेहरबानी से बने हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इमरान खान इतनी जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान के हुक्मरान कितने बड़े दगाबाज और मौका परस्त हैं, कौन नहीं जानता। तभी तो पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े हिमायती यानी अमेरिका से भी दगाबाजी करते शर्म नहीं आई। पाकिस्तान की इसी फितरत से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से पल्ला क्या झाड़ा, इमरान खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर चीन डूबा तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी डूबेगा और उस वक्त पाकिस्तान को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने IS के आतंकी दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसते हुए दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी से नकार दिया है। पाकिस्तान ने यह कहा था कि दाऊद इब्राहिम उनकी जमीन पर है, लेकिन अब एक और बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी बात से इनकार करते हुए दाऊद की मौजूदगी को नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि दाऊद इब्राहिम उनकी जमीन पर नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार झूठ बोलता रहा है और एक और झूठ अब पाकिस्तान का सामने आ रहा है जहां पर वो अपनी बात से पलट गया है। उसने पहले कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन अब एक और बयान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की जमीन पर नहीं है। बाकायदा वहां पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि दाऊद इब्राहिम उनकी जमीन पर नहीं है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जो पिछले 27 साल से भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक छलावा बना हुआ है और अब उस पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा आया है। पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम डाला और यह भी माना कि उसके 5 पासपोर्ट और 3 पते हैं। पहली बार पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकी भी माना और उसके पते और पासपोर्ट की जानकारी भी दी। लेकिन अब वो अपने दावे से पलट गया है, जबकि दाऊद लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जो हिंदुस्तान को अपने नापाक मंसूबों से दहला चुका है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जिसने हिंदुस्तान को एक ना भूल पाने वाला जख्म दिया है। जी हां, यह वही शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत तो एक छोटे से गैंगस्टर के तौर पर की थी, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन साल 1993 में भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके कर डी कंपनी ने आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिख दी थी।
मुंबई के सीने पर डी कंपनी का ये वो धमाका था जिसने पूरे हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार चेहरे दाऊद इब्राहिम को लोगों के सामने ला दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड की बादशाहत के बूते, रंगदारी, किडनैपिंग, फिरौती, मटका और स्मगलिंग जैसे तमाम काले धंधों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा था। लेकिन 1993 के धमाके ने मुंबई से उसकी जमीन खिसका दी और दाऊद का नया ठिकाना बना पाकिस्तान का कराची शहर, जहां से उसने अपने तमाम काले धंधों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान से नफरत की वजह से दाऊद को कराची में साथ मिला आईएसआई का। यूं भी पाकिस्तान में रहकर आईएसआई का साथ देना दाऊद की मजबूरी बन गई। मुंबई धमाकों के जरिए दाऊद आतंक से तो पहले ही जुड़ चुका था। अब आईएसआई की शह पर उसने सीधे तौर पर अपनी काली कमाई से आतंकवाद की फंडिंग शुरू कर दी। पिछले 2 दशकों से कराची में बैठकर दाऊद कितना बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के 5000 गुर्गों वाला क्राइम सिंडिकेट दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आपराधिक गिरोह है, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। डी कंपनी के नाम ड्रग्स की तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग तक जैसे जुर्म दर्ज हैं। डी कंपनी का नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, नेपाल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, डी कंपनी ड्रग्स की तस्करी में अल-कायदा की मदद करती है, जिसके सबूत अमेरिकी सरकार के पास मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में मुंबई से दुबई फरार हुआ था। 1992 में दुबई में उसकी मुलाकात सईद आरिफ से हुई। सईद आरिफ ने ही दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में पहुंचाया और मुंबई सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के बाद आईएसआई की मदद से दाऊद इब्राहिम ने अपना हेडक्वार्टर कराची में बना लिया। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अब भी दाऊद इब्राहिम के मुंबई और दुबई कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे भारत में आतंकवादी हमलों के लिए गुर्गों की तलाश हो या फिर धमाकों के लिए पैसों का इंतजाम। आतंकवादियों का सबसे बड़ा सहारा दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क ही है। मेरे मुताबिक दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कमांडोज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यूजफुल आदमी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि दाऊद इब्राहिम अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को भी पैसे देकर उसको फाइनेंस करता है और अल-कायदा ने लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से दोस्ती कर ली है। जानकारों के मुताबिक अब एलओसी पार करके भारत में दाखिल होने में आतंकवादियों को मुश्किल आ रही है। ऐसे में वो बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों में फैले दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत में घुस सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आईएस के आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम जैकेट और विस्फोटक बरामद किया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को उसके बलरामपुर के घर से भड़काऊ साहित्य भी मिले हैं। इतना ही नहीं, अबू यूसुफ की पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस कल अब यूसुफ को लेकर बलरामपुर पहुंची थी, जिसके बाद ये सारी चीजें उसके घर से बरामद की गई हैं, जिसमें मानव बम जैकेट है और इसके साथ ही भड़काऊ साहित्य भी उसके घर से बरामद किए गए हैं। बलरामपुर में अबू यूसुफ का घर है, कल उसको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली से पकड़े गए आईएस आतंकी अबू यूसुफ की निशानदेही पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक के अलावा एक और शख्स को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों को बलरामपुर के उतरौला इलाके से हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस आतंकी को लेकर यूपी के बलरामपुर उसके घर पहुंची थी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ 2 ऐप के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करता था। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ को लेकर के एटीएस की टीम सबसे पहले उसके गांव पहुंचती है। वहां पर काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई है। उसमें तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद होने की सूचना मिल रही है। उसके बाद वो अबू यूसुफ की निशानदेही पर
एटीएस और लोकल पुलिस कोतवाली उतरौला कस्बे में, जो लगभग उसके गांव से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहां लेकर के आती है। वहां पर एक जगह छापामारी करती है, वहां से 2 लोगों को, एक चाचा और भतीजे को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसी मोहल्ले में आगे जा कर के एक और लोगों की उनकी निशानदेही पर और यह पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बारूद बरामद किए गए हैं, जो बारूद उसके घर पर मिला है, वह बारूद कहाँ से उसको मिलता था। उसी निशानदेही पर एटीएस और दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस तहकीकात कर रही है। अयोध्या में अभी राम मंदिर बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन इसको लेकर देश के दुश्मनों में खलबली मची है। चीन हो या पाकिस्तान, राम मंदिर जैसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर देश की एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही। लिहाजा अयोध्या में अशांति फैलाने की पूरी नापाक कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी ने कबूल किया है कि उसके निशाने पर दिल्ली के साथ रामनगरी अयोध्या भी थी। तारीख और समय सब तय था। आतंकवादी अपने हमले को अंजाम देने ही वाले थे कि उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। राम जी का ये संदेश है, भय बिनु होई न प्रीति। अयोध्या पर आतंकी हमले का पर्दाफाश। आतंक के निशाने पर थी श्री राम की नगरी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकवादी। शिलान्यास स्थल पर बम गिराने की साजिश थी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इशारा किया था, उसका असर दिल्ली में दिखा। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। फिर भय से ग्रसित होकर गिरफ्तार आतंकवादी ने अपने सारे राज खोल दिए और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की घटिया सोच को बताता है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी ने कुछ देर की पूछताछ के बाद ही स्पेशल सेल के सामने सब कुछ उगल दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में इस आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके आईएसआईएस के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी आईएसआईएस एक बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना चाहता था। यही नहीं, बलरामपुर का रहने वाला ये आतंकी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी भी कर चुका था। यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छापेमारी कर रही है। ये जो बीच में जीन्स और शर्ट पहने मुंह पर गमछा बांधे शख्स दिख रहा है, यही है आईएसआईएस का वो आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। इस आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ है। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसके पास से 2 आईईडी बरामद की गई। साथ ही इसके पास एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी थे। पुलिस के मुताबिक ये एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटेम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटेम्प्ट लिया जाए, बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े जाने पर अबू से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसने एक शातिर की तरह पुलिस अधिकारियों को खूब परेशान किया, सवालों के उल्टे सीधे जवाब दिए, अपने 6 जगह ठिकाने बताता रहा। लेकिन पुलिस ने अपना रंग दिखाया तो भय से इसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सारे राज उगल दिए।
दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ ने अपने कई राज बताए। ये भी बताया कि उसने दिल्ली में रेकी कर ली थी और कई घटनाओं को अंजाम देना था। लेकिन अबू यूसुफ के मुंह से अयोध्या का नाम सुनकर सभी अधिकारी चौंक पड़े। उसके बाद अबू ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए। जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जहां आज भी भारी तादाद में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अबू और उसके आतंक के आकाओं ने उस अयोध्या को अपने निशाने पर ले रखा था। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थी अयोध्या नगरी। 5 सितंबर तक हमले की साजिश रची गई थी। मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करना था। अबू के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश से बदला लेना चाहता था। अबू दंगा करने वालों की संपत्तियों की कुर्की वाले कानून से भी नाराज था। गिरफ्तार आतंकवादी अबू यूसुफ के मुताबिक उसके आकाओं ने राम मंदिर, सीएए और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने समेत उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर कहानियां सुनाई थी और उसे भड़काया था और इन्हीं सब मसलों का बदला लेने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ धारा का धारा रह गया। आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के बॉर्डर पर निगरानी चौकस है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है, विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। नेपाल बॉर्डर में एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको रख रहे हैं। ये आतंकवादी इतना शातिर है कि जब शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर दबिश डाली तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जवानों के सामने इसकी एक नहीं चली, लेकिन पुलिस के सामने इसके 2 आईईडी को डिफ्यूज करने की चुनौती थी। भारत माता की जय नारे के साथ मौके पर पहुंची एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट ने 1 मिनट में दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद 2 आईईडी को बुद्धा पार्क में डिफ्यूज किया गया। देखिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं पार्क के अंदर, जहां मिट्टी के अंदर डालकर उन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्डन किया गया है, एक गड्ढा किया गया, उसके बाद इन जो बम बरामद हुए थे आतंकी के पास से उन्हें डिफ्यूज किया गया है मिट्टी में दबाकर। आसपास देखेंगे आप, स्पेशल सेल के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ का संबंध अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ था। यह अफगानिस्तान के अपने साथियों से संपर्क के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था। अबू और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। भारत से बाहर अबू के एक साथी आतंकवादी का भी पता लगा लिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली से जिस आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी। वही अयोध्या जिसके नाम का डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आतंक के सौदागरों को भारत की ये खुशी रास नहीं आ रही। दिल्ली से किसी आईएसआईएस के आतंकवादी का पकड़े जाना यह साबित करता है कि देश में अभी भी आईएसआईएस मॉड्यूल सक्रिय है, जिसके तार उस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान से जुड़ता है जिसे कभी अबू बकर अल बगदादी ने तैयार किया था। बगदादी ने खुरासान प्लान के तहत अपने इस्लामिक स्टेट की सीमा एशिया तक बढ़ाने की साजिश रची थी, जिसमें भारत उसके लिए सबसे अहम टारगेट था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है।
8 मार्च 2017 11 घंटे तक चली मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवादी सैफुल्ला को लखनऊ में मार गिराया था। उससे मिले दस्तावेजों से पुलिस को पहली बार एक शब्द से पाला पड़ा। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, इसका क्या मतलब होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एक साजिश का नाम है जिसे कभी ISIS के चीफ बगदादी ने रचा था। इसके तहत बगदादी अपना साम्राज्य सीरिया से आगे एशिया तक फैलाना चाहता था, जिसमें उसकी पसंदीदा जगह थी भारत। मतलब ये कि भारत ISIS के निशाने पर था और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बगदादी ने भारत में अपना एक ब्रिगेड तैयार किया था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका मॉड्यूल और ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है। दिल्ली से पकड़ा गया ISIS आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है और इसके तार जुड़ते हैं मुंबई से। 13 जुलाई को NIA ने पुणे से ISIS आतंकी महिला सादिया और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। सादिया के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के फिराक में था। सादिया ने यह भी बताया है कि ISIS के निशाने पर दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़े शहर थे। अब दिल्ली में एक आतंकी पकड़े जाने से यह साफ होता है कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे थे। सादिया भारत में ISIS के लिए नौजवानों को शामिल करने का काम करती थी। माना जा रहा है कि दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी भी उसी का एक हिस्सा हो। माना यही जा रहा है कि ये सारे तार आपस में जुड़े हैं और इसका नाता कहीं ना कहीं बगदादी के उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है जिसका सपना देखते हुए बगदादी इस दुनिया से चला गया। फिर भी ये पहली बार है कि उत्तर भारत में पहली बार ISIS के मॉड्यूल का कोई आतंकवादी IED के साथ पकड़ा गया। ISIS का केरल से गहरा नाता रहा है। NIA आज भी इसकी जांच कर रहा है। केरल का कासरगोड इलाका ISIS की भर्ती के लिए खासा कुख्यात रहा है। इसी साल 25 मार्च को अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला किया गया था। उस हमले में शामिल आतंकवादी के तार भी केरल के कासरगोड से जुड़ रहे थे। हालांकि अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इससे इतना तो साबित होता ही है कि भारत में ISIS का खुरासान मॉड्यूल आज भी जिंदा है। दिल्ली से 9 मार्च को हिना बशीर और उसके पति को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि हिना और उसके पति का नाता ISIS के खुरासान मॉड्यूल से था। इसके अलावा पुणे से 22 साल की लड़की सादिया अनवर भी पकड़ी गई थी। उसका भी संबंध ISIS के खुरासान मॉड्यूल से बताया जा रहा है। बगदादी के बाद भी ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान को अमली जमा पहनाने में जुटा है, जिसके तहत एशिया के तमाम मुल्कों में आतंक का जाल फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं मुल्कों से बगदादी ब्रिगेड को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। बगदादी की मौत के बाद ISIS का बोरिया बिस्तर करीब करीब सीरिया से सिमट चुका है। फिलहाल ISIS ने अफगानिस्तान को अपना अड्डा बनाया है और यही वजह है कि दिल्ली से पकड़े गए आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारी से ये लगता है कि ISIS का यह मॉड्यूल जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक चली इस झड़प में दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि विवाद शुरू होते ही सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस झगड़े में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखीं, जबकि मारपीट कर रहा एक आदमी दूसरे पक्ष पर पत्थर से हमला करता हुआ नजर आया। झगड़े में शामिल लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाते हुए नजर आए।
मारपीट की वजह से घायल हुई एक महिला अपना सिर पकड़कर चिल्लाती हुई दिखाई दी। इस बीच घटना वाली जगह पर काफी लोग जमा हो गए और दोनों पक्षों को शांत करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों के घायल होने के बाद मारपीट तो बंद हो गई, लेकिन कई लोग आपस में उलझे रहे। दीवार को गिराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग हो गई है। बताया गया कि दो मकानों के बीच खाली पड़ी जमीन पर मालिकाना हक के मुद्दे पर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। ब्रिटेन में बनी बिजली से चलने वाली एक आइसक्रीम वैन ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ब्रिटेन के मशहूर टीवी होस्ट, आविष्कारक और मैकेनिक एड चाइना ने इस वैन को बनाया है, जिसके लिए उन्होंने 2018 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी वर्कशॉप में दिन रात काम करके उन्होंने मर्सिडीज वैन के डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलकर एक इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन बना डाली। और फिर जब ये वैन सड़क पर निकली तो सरपट दौड़ती नजर आई। दौड़ते दौड़ते ये 75 मील यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। नतीजा 2 साल बाद एड चाइना की मेहनत रंग लाई और उनकी बनाई गाड़ी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का खिताब मिल गया। लेकिन इस वैन को बनाने के पीछे सिर्फ रिकॉर्ड कायम करना ही मकसद नहीं था। कोशिश थी एक ऐसी आइसक्रीम वैन बनाने की जो इको फ्रेंडली तो हो ही, साथ ही रफ्तार के मामले में भी उसका कोई सानी न हो। बहरीन के राजा के पास रोबोट बॉडीगार्ड है। सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि बहरीन के राजा अपने रोबोट बॉडीगार्ड के साथ दुबई के दौरे पर गए। तो क्या अब तकनीक ने इंसान को पीछे छोड़ दिया है और इंसान को पारंपरिक सेना से ज्यादा भरोसा रोबोट पर हो गया है? ना ना ना, इसे खिलौना रोबोट समझने की भूल मत कीजिएगा। दावा किया जा रहा है कि ये एक बॉडीगार्ड है। और दावे के मुताबिक पारंपरिक अरबी पोशाक पहने ये शख्स बहरीन के महाराजा हैं। रोबोट इन्हीं की रखवाली कर रहा है। बहरीन के महाराजा दुबई में अपने रोबोट बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे, जिसमें 360 डिग्री कैमरा और पिस्तौल लगी हुई है। तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। अब नेता लोग ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। वाह, कमाल के फीचर्स हैं इस रोबोट में। दुबई वाले तो इसके कायल ही हो गए। वायरल हो रहे 30 सेकंड के वीडियो को लगभग 23,000 लोगों ने लाइक किया है। रोबोट बॉडीगार्ड देखकर लोग हैरान हैं। सैकड़ों लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बहरीन के महाराजा के पास रोबोट बॉडीगार्ड है? सुराग की तलाश में हमने वीडियो को दोबारा देखा। रोबोट के हाथ और कंधे पर एक झंडा लगा हुआ है, लेकिन यह बहरीन का झंडा तो है ही नहीं। पड़ताल करने पर पता लगा कि रोबोट के बॉडी पर लगा झंडा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है। यानी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बहरीन के महाराजा के रोबोट पर यूएई का झंडा क्यों लगा रहेगा? हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें YouTube पर अपलोड हुआ करीब 6 मिनट का वीडियो भी मिला। 25 फरवरी 2019 को अपलोड हुआ यह वीडियो वायरल वीडियो का लंबा वर्जन है। इसी वीडियो से शुरुआती 30 सेकंड निकालकर वायरल कर दिया गया है। वीडियो में रोबोट अपने बारे में भी बताता है। Star Command, Titan the robot. Mission log, Stargate 4703. Hey everybody, I feel honored and privileged to be invited to this wonderful and prestigious event. टाइटन रोबोट के बारे में तलाश करने पर पता लगा कि साल 2019 में यह रोबोट यूएई की राजधानी अबू धाबी के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में रखा गया।
मिलिट्री वेशभूषा में चलने वाले इस रोबोट का नाम टाइटन है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में आए लोगों का स्वागत करना है। Excuse me, sir, but would you mind taking your hands out of your pockets? और उसी दौरान टाइटन रोबोट एक मेहमान को उसकी जगह पहुंचा रहा है। इस रोबोट की खुद की वेबसाइट भी है, वहीं इसके बारे में जानकारी भी दी गई। टाइटन को 2 भाषाएं आती हैं। वो लोगों से अंग्रेजी और अरबी में बात कर सकता है। इस चलते फिरते रोबोट का वजन 60 किलोग्राम और लंबाई 8 फीट है। यह दुनिया का पहला कमर्शियल एंटरटेनमेंट रोबोट है, जिसे एक ब्रिटिश कंपनी ने बनाया है। लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया है कि इस रोबोट में 360 डिग्री कैमरा और पिस्टल लगा हुआ है। एक और बात, YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो में कहीं भी बहरीन के महाराजा का जिक्र नहीं किया गया। ना ही 30 सेकंड के वायरल वीडियो में किसी भी शख्स का हुलिया बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मिलता है। साफ है, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति बहरीन के राजा नहीं है, ना ही उनके साथ चल रहा रोबोट उनका बॉडीगार्ड है। वायरल हो रहे रोबोट का वीडियो यूएई में हुए साल 2019 के डिफेंस एक्सपो का है। रोबोट का नाम टाइटन है और ये एक एंटरटेनमेंट रोबोट है, बहरीन के किंग का बॉडीगार्ड नहीं। चीन दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहा। अब चीन ने नेपाल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 जिलों में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन लगातार अतिक्रमण कर रहा है। इसके बावजूद नेपाल की ओली सरकार चुप है। चीन की महत्वाकांक्षा है कि दुनिया पर दादागिरी करना, और इसी को पूरा करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से आतंकवाद को तो बढ़ावा दे ही रहा है, और इसके साथ ही अपने लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका को तहस नहस करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। पूरी दुनिया जब वुहान शहर से फैले कोरोना से लड़ने की जुगत में जुटी थी, तब चीन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशांत महासागर में एक छोटे से टापू पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में जुटा था। इस छोटे से द्वीप का नाम है किरिबास। महासागर के बीच इस द्वीप की लोकेशन इतनी अहम है कि यहां सैन्य अड्डा बनाने के बाद चीन अमेरिका को घेर सकता है। चीन ने अपने इस मिशन को पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दी है, और अब किरिबास से आई एक तस्वीर पर चीन पूरी दुनिया में घिर गया है। अमेरिका की तबाही के प्लान में जुटा चीन। प्रशांत महासागर में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी। अमेरिका के गुआम द्वीप की गांठ में किरिबास में चीन की टेढ़ी चाल। चीन की चाल को समझने के लिए आपको यह तस्वीर देखनी होगी। यह तस्वीर है किरिबास द्वीप पर पहुंचे चीन के राजदूत की। प्रशांत महासागर के इस टापू पर चीन के राजदूत का विमान जैसे ही उतरा, उनके लिए इंसानों को रेड कारपेट की तरह जमीन पर बिछा दिया गया, और इन इंसानों की पीठ पर चल रहे हैं चीन के राजदूत तांग सोनगेन। देखिए किस तरह तांग सोनगेन के अगल बगल 2 महिलाएं उनका हाथ थामे चल रही हैं, और चीन के राजदूत इंसानों की पीठ पर चलकर किरिबास द्वीप की धरती पर
कदम रख रहे हैं। राजदूत के साथ आए उनके पूरे डेलीगेशन ने भी ऐसा ही किया। किरिबाज द्वीप समूह से आई इस तस्वीर के बहुत अहम मायने हैं। किरिबास के लोगों की पीठ पर इस तरह से चीन के राजदूत के चलने की तस्वीरें दुनिया भर में देखी जा रही है और इसकी सब जगह आलोचना हो रही है। ज्यादातर देश ये कह रहे हैं कि चीन के राजदूत का इस तरह से किरिबास के लोगों की पीठ पे चलने का मतलब है वो ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से उसके विस्तारवाद की नीति है और लोगों की जमीन हड़पने की नीति पर वो काम करता है। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि ये किरिबास के लोगों की पीठ पर पैर नहीं बल्कि अमेरिका के सिर पर पैर रखना चाहता है और इसीलिए इस कोरोना काल में भी बेहद गुपचुप तरीके से चीन ने किरिबास में अपना दूतावास भी खोल लिया है। किरिबास एक आजाद देश है जिसकी आबादी करीब 1.25 लाख है। इस देश के राष्ट्रपति टेनेटी ममाऊ को चीन ने कर्ज के जाल में फांस लिया है। दरअसल चीन ने कुछ ही दिनों में किरिबास को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। कोरोना के समय में मास्क, पीपीई किट भी किरिबास भेजे हैं। इस दौरान कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी भेजे गए और जून 2020 में दूतावास खोला गया है। चीन इस द्वीप के जरिए प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। अब तक चीन दक्षिण चीन सागर में हैनान द्वीप पर अपना सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाकर इस इलाके में अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का नेवल बेस गुआम द्वीप पर है, जहां उसके जंगी जहाज और पनडुब्बियां तैनात हैं। और जैसे ही चीन दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है तो अमेरिका के जंगी बेड़े उसकी हेकड़ी निकालने पहुंच जाते हैं। इसलिए चीन चाहता है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका को उसके घर के नजदीक ही घेरा जाए। चीन के लिए किरिबास द्वीप इतना अहम क्यों है, ये भी समझ लीजिए। किरिबास द्वीप प्रशांत महासागर में अमेरिका के नजदीक है। किरिबास द्वीप से अमेरिकन सैमोआ द्वीप समूह की दूरी मात्र 2300 किलोमीटर है। अमेरिकन सैमोआ द्वीप के टुटुइला पर अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है और इस द्वीप से वॉशिंगटन डीसी की दूरी सिर्फ 6000 किलोमीटर है। मतलब ये कि चीन अगर इस द्वीप पर अपनी पनडुब्बी, जंगी जहाज और बम वर्षक विमान तैनात कर देता है तो अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा और प्रशांत महासागर में भी चीन दक्षिण चीन सागर जैसी मनमानी करके कई द्वीपों पर कब्जा करने की चाल चलेगा। कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस बात का पहले ही ऐलान कर चुका है कि चीन को जवाब देने के लिए अब एशिया में अपने सैन्य ठिकानों को वो बढ़ाएगा, अपनी सेनाओं को बढ़ाएगा। और अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका प्रशांत महासागर में अपने सैन्य ठिकानों से चीन को जवाब दे सकता है और इसलिए चीन अमेरिका को ब्लॉक करने के लिए प्रशांत महासागर के किरिबास में सैन्य ठिकाना बनाने में जुटा है। चीन की विस्तारवाद की नीति 1940 के दशक से ही चली आ रही है। अपने पड़ोस के इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ उसकी नजर समुद्री व्यापार के रास्तों और सैन्य ठिकानों पर भी है। 2006 में जब वेन जियाबाओ चीन के राष्ट्रपति थे, तब से चीन किरिबास में अपना अड्डा जमाने की तैयारी कर रहा था और 14 साल बाद उसने किरिबास में कदम रख ही दिया। किरिबास में कदम रखने के पीछे चीन का एक बहुत बड़ा डर है अमेरिकी सेना का नेवल बेस गुआम द्वीप, क्योंकि गुआम द्वीप पर तैनात नेवी के जंगी बेड़े और मिसाइलों का मुंह ट्रंप ने चीन की तरफ मोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे मिट्टी खोदने वाली मशीन और रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव से निकाला गया। बताया गया कि घर लौटते वक्त यह आदमी पुल को पार कर रहा था, जिसके ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव
तेज होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं सका और बाढ़ में बह गया, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद आदमी का रेस्क्यू किया गया। पानी का बहाव बहुत तेज आने के कारण वो बीच पुल में फंस गया और जाली पकड़कर उसने अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चढ़ गया। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। गुजरात के दाहोद में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। गुजरात के दाहोद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव के बीच ये ट्रक फंस गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उस शख्स को मना किया था कि पानी का बहाव तेज है, ऐसे में वो इसको रास्ता पार ना करे, लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बात नहीं सुनी और वहां से गुजरने की कोशिश की और नतीजा आप देख रहे हैं कि वो पानी के तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। मध्य प्रदेश के धार में एक आदमी बरसाती नाला पार करते वक्त बाइक समेत पानी में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। ऐसे में बाइक वाले ने उफनते नाले से निकलने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो बाइक समेत पानी में बह गया। ये तस्वीरें आप देखिए उसी शख्स की। अच्छी बात यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि उफनती नदी और नालों से दूर रहें। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की। एक वैन बाढ़ में बह गई। बताया गया कि वैन के ड्राइवर ने बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में वैन बह गई। वैन में 3 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हालांकि लोग वैन को बाहर नहीं निकाल सके, क्योंकि बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत ही तेज था। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज था। पुलिस ने दावा किया कि वैन के ड्राइवर को लोगों ने उफनते बरसाती नाले को पार नहीं करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद उसने वैन को बाढ़ से निकालने की कोशिश की और बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इंदौर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। इंदौर के गौरी नगर में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन ने 10 बच्चों को नाव की मदद से बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोग अपने मकानों की छतों और बालकनी में खड़े हो गए, जिन्हें प्रशासन ने सीढ़ी की मदद से पहले नाव में बिठाया और फिर बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुसीबत बनकर बारिश आई है और लोग फंसे हुए हैं। नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इंदौर के गौरी नगर में ये हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रशासन ने 10 बच्चों को नाव की मदद से बाहर निकाला। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, ये तो हम पिछले 5-6 महीने से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी लापरवाही की वजह से दूसरे की जान खतरे में डालते हैं। मास्क ना पहनकर सोशल मीडिया ने इसका भी उपाय निकाल लिया है। गन चलेगी, ट्रिगर भी दबेगा, लेकिन इससे गोली नहीं बल्कि मास्क निकलेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह फेस गन मास्क वाला वीडियो खूब वायरल है।
इस 11 सेकंड के वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है। ट्रायल के लिए पुतले को मास्क पहनाया जा रहा है, वो भी गोली की ही स्पीड से, है ना जुबा? ट्रिगर दबा और मास्क सीधा मुंह पर जा चिपकता है और यही इस वीडियो के वायरल होने की वजह भी है। देखिए भाई ने क्या शानदार गन बनाया है जो दूर से ही दूसरों के चेहरे पर मास्क पहना देंगे। 11 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर 5000 से भी ज्यादा बार देखा गया है और काफी बार लाइक किया गया है। अब ये गन मास्क पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को दी जाएगी, जिससे अड़ियल और मास्क ना पहनने वाले लोगों को सबक सिखाया जाएगा। वीडियो में लोगों को मास्क पहनाने का तरीका काफी अनोखा है। दाएं से गन चलती है और मास्क सामने वाले के चेहरे पर जा चिपकता है। मतलब अगर आपके आसपास किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हो तो ये फेस मास्क गन उसे मास्क पहनाने में मदद करेगी। तो क्या इस गन से किसी को चोट नहीं लगेगी? मास्क पहनाने के लिए यह खतरनाक तरीका कितना कारगर है और ये गन बनाया किसने? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने इस वीडियो की पड़ताल करनी शुरू की। इंटरनेट पर इस वीडियो का पूरा हिस्सा मिल गया जो कि 9 मिनट का है। इसी में से 11 सेकंड की वीडियो को निकालकर वायरल किया जा रहा है। 15 अगस्त 2020 को अपलोड किए गए वीडियो को 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। फेस गन मास्क को बनाने वाले एलन पेन एक यूट्यूबर है, यानी ऐसे कारनामे कर ये यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो के शुरुआती हिस्सों में फेस गन मास्क बनाने का पूरा तरीका बताया गया, जिसमें नट बोल्ट और वेल्डिंग की मदद से गन तैयार की गई। गन के ऊपर लगे पैनल पर चारों ओर से मास्क को धागे की मदद से बांध दिया जाता है, जिसके बाद ट्रिगर दबाते ही ये गोली की तरह गन से निकलकर सामने रखे पुतले पर चिपक जाता है। वीडियो में ये मास्क एलन पुतलों को पहनाते दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बाहर जाकर लोगों के हाथ में भी इस गन को दिया और उन्हें मास्क पहनाने की प्रैक्टिस करवाई। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने फेस मास्क गन के ह्यूमन ट्रायल की भी बात कही है, जो कि खतरे से खाली नहीं। हालांकि ये फेस मास्क गन एलन पेन ने मजाक में बनाया, फिर भी इस फेस मास्क गन से लोगों के आंख, नाक और कान पर चोट लगने की पूरी संभावना है। जितनी तेजी से मास्क आपके चेहरे पर आकर गिरता है वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम सोहना रोड पर एक पुल का हिस्सा गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। 6 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने का काम चल रहा था और तभी ये हादसा हुआ और पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर जमीन पर गिर गया। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां दोनों तरफ सड़कों पर कई गाड़ियां भी गुजर रही थीं। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। तो जैसे धमाका से उड़ा ना, हम लोग बाहर आकर देख रहे हैं, पुल गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ राहत और बचाव की टीम वहां पहुंच गई। हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। भारी बारिश की वजह से वो आदमी पानी के तेज बहाव में एक पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे मशीन और रस्सी की मदद से आसपास के लोगों ने बचाया। खबर है कि अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी लोहे के जाल को कई घंटों से पकड़कर खड़ा था, जिसके बाद वहां मशीन बुलाई गई और फिर रस्सी की मदद से वो आदमी मशीन के पास पहुंचा। हालांकि ये काफी खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर एक पल के लिए भी उसका हाथ छूट जाता तो उसका बहना तय था। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा, जिसके बाद उसने लोगों का आभार जताया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां तेज बारिश होती रही। स्विट्जरलैंड के क्लॉजन पास में अपनी गाय के लिए एक किसान की दरियादिली के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। इस किसान ने वहां एल्प्स पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों से गाय को जमीन पर लाने के लिए उसे एयरलिफ्ट करा दिया, जिसके सामने आए वीडियो में हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई में गाय हेलीकॉप्टर से लटकी हुई नजर आई। सैकड़ों किलो की हट्टी कट्टी गाय को मोटी मोटी रस्सियों से अच्छी तरह बांधा गया ताकि कोई हादसा न हो। पूरे अभियान के वक्त वो बेहद शांत दिखी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर आता नजर आया और गाय को सुरक्षित जमीन पर लैंड कराया गया।
बताया गया कि जख्मी गाय की हालत में सुधार के बाद भी किसान ने सावधानी बरतते हुए उसे पहाड़ों से नीचे लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक के बह जाने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक एक पुल से गुजर रहा था जिस पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। तभी पानी के तेज बहाव में ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। तस्वीरों में दिखा कि ट्रक तेज गति से पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। पानी में गिरते ही ट्रक पूरी तरह से डूब गया। इस घटना के बाद पुल के किनारे खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ट्रक का ड्राइवर और उस पर सवार एक और आदमी सुरक्षित किनारे तक तैरकर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठियां चली। बताया गया कि बच्चों के झगड़े में परिवार के लोग भी शामिल हो गए और एक दूसरे पर लाठियां चला दी। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल नजर आईं और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां चलाते हुए दिखाई दिए। मारपीट के बीच एक महिला तो घायल होकर जमीन पर भी गिर गई, लेकिन महिला के गिरने पर भी मारपीट बंद नहीं हुई और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। थोड़ी देर जमीन पर पड़े रहने के बाद महिला फिर उठी और लाठी लेकर झगड़े में शामिल हो गई। काफी देर तक इसी तरह मारपीट के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और इन सभी लोगों को शांत करवाया। बताया गया कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। आपने कभी ऐसा फूल देखा है जो 50 साल में एक बार खिलता हो? फूल भी ऐसा कि जिसमें साक्षात शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सोशल मीडिया पर इन्हीं दावों के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे कुछ लोग शिवलिंग वाला फूल बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे ओंकार फ्लावर नाम दे रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। फल है, फूल है या फिर कुछ और? आखिर है क्या? नारियल की तरह दिखने वाले इस चीज को सोशल मीडिया पर फूल बताया जा रहा है और अलग से दिखने वाले फूल की तस्वीर खूब वायरल हो रही। दावा किया जा रहा है कि यह फूल भगवान का भेजा गया विशेष फूल है और 50 साल में केवल एक बार ही यह फूल खिलता है। श्रद्धा भाव की वजह से लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। फेसबुक पर यह पोस्ट मराठी भाषा में शेयर की गई, जिसका मतलब है यह विचित्र फूल स्वामी समर्थ महाराज का फूल उडुंबर या उंबर है। दर्शन करें और आशीर्वाद लें। यह फूल किसी को दिखता नहीं है, यह ओमकार फूल है और 50 साल में एक बार ही खिलता है। यह प्रकृति की महिमा है। इसे फॉरवर्ड करें ताकि लोग इसके दर्शन कर सकें। फूल देखने में जितना खूबसूरत है, वायरल मैसेज के मुताबिक उतना ही रहस्यमय भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सच में कोई दैवीय शक्ति वाला रहस्यमय फूल है? फूल सच में इतना दुर्लभ है कि 50 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे फूल बताया जा रहा है ये कुछ और हो। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने फूल की तस्वीर को इंटरनेट पर ढूंढा। यह तस्वीर हमें एक और सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट पर मिल गई। यहाँ इस ओमकार फूल की पूरी तस्वीर मौजूद है। लिंक के साथ मलयालम में लिखा हुआ है, हिमालय में शिवलिंग फूल, ये 99 साल में एक बार खिलने वाला फूल है। इस दूसरी तस्वीर से हमें यह पता चला कि यह तस्वीर कई भाषाओं में और अलग अलग दावों के साथ सोशल मीडिया पर घूम रही है। हमने पड़ताल जारी रखी। इंटरनेट पर इससे ही मिलती जुलती एक और तस्वीर हमें मिली जिसके बारे में लिखा गया है ये डायनासोर के समय का जीवाश्म पेड़ है। ये पौधों के सबसे पुराने समूह में से एक है जिसने 20 करोड़ से भी ज्यादा सालों के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। नाम है साइकस। तस्वीर में दिख रहा पौधा साइकस परिवार का एक पौधा है जो घरों की सजावट और खूबसूरती बढ़ाने के काम आता है। घर का बागीचा हो या शहर का उद्यान, साइकस के पौधे के बिना इनकी सुंदरता अधूरी सी होती है। पड़ताल में यह बात तो पुख्ता हो गई कि ना तो ये ओमकार फूल है और ना ही शिवलिंग फूल। ये भी पता लग गया कि ये साइकस पौधे का एक हिस्सा है।
लेकिन ये पौधा होता कहाँ है? सच्चाई जानने के लिए हमने वनस्पति विज्ञान के जानकार से संपर्क किया। इसमें ये जो हम लोग दिखते हैं सामान्यतया फूल कहते हैं, हमारे उसमें जो फूल होते हैं वो एक अलग चीज है, और ये उस जमाने के पौधे हैं जिनमें फूल नहीं होता, और इनमें जो जनन अंग हैं पुष्प के, वो इस ढंग से एक समूह में लगे रहते हैं और उसको कोन कहते हैं। बाकी में बीज जो है फल के अंदर रहता है, इनमें बीज ऐसा फल के अंदर नहीं रहता, ये बीज इनका खुले में रहता है। सच सामने आ गया, ये साइकस पौधे का बीज है, फूल नहीं है। इस पौधे में नारियल की तरह दिखने वाले इस चीज को कोन या लीस कहते हैं, और तो और इसका बड़ा कोन किसी भी पौधे में नहीं होता। कभी कभी तो ये कोन 1 मीटर तक लंबा हो जाता है। लेकिन जैसा कि वायरल मैसेज में लिखा गया है, क्या ये कोन 50 साल में एक बार आता है? इनमें क्रम से निकलती हैं। पहले पत्तियां निकलेंगी, पत्तियां गुच्छे में निकलेंगी। 1 साल पत्ती निकला, फिर दूसरे साल उसमें हो सकता है नरकोन निकल जाए, या हो सकता है 1-2 साल बाद में जो मेल कोन या नरकोन कहते हैं वो 1-2 साल बाद में निकले। तो ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है, कभी हर 1 साल निकल सकता है, कभी 2-3 साल के अंतराल से निकल सकता है। ये इस प्रकार से इसमें ये कोन निकलते हैं। ऐसा वो नहीं है कि ये 50 साल में निकले। साफ है, वायरल मैसेज में दिख रहा ये ओमकार फूल नहीं है जो कि 50 साल में एक बार खिलता है, बल्कि ये साइकस परिवार का एक पौधा है जिसमें निकलने वाला ये कोन हर साल आता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक इमारत में आग लग जाने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारत की बेसमेंट में ये आग लगी, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई, और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने इमारत की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठता धुआं आसपास फैलने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की खबर मिलने के बाद वहां पुलिस और दमकल विभाग के लोग पहुंच गए, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाने के लिए उन्हें इमारत में घुसने में परेशानी हुई, जिसके बाद मशीन की मदद से रास्ता बनाकर पानी की बौछार की गई। बताया गया कि आग लगते ही दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए थे, जिससे कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। कोरोना के खतरे के बीच जापान में ड्राइव इन सिनेमा की तर्ज पर ड्राइव थ्रू भूत बंगले का चलन बढ़ रहा है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया गया था, लेकिन नियमों में ढील मिलने के साथ ही वहां के भूत बंगले लोगों को दोबारा डराने लगे। राजधानी टोक्यो में तो ड्राइव इन सिनेमा की तरह ड्राइव थ्रू भूत बंगले की शुरुआत की गई, यानी वहां आने वाले लोगों को उनकी गाड़ी में बैठकर ही भूत बंगले का चक्कर लगवाया गया। इस दौरान डरावनी वेशभूषा में मौजूद कलाकार लोगों को डराते नजर आए। लोगों को डराने के लिए उनकी गाड़ियों के शीशों पर नकली खून तक फेंका गया। इससे पहले भूत बंगले में भी जरूरी बदलाव किए गए और कलाकारों ने भी नए सिरे से तैयारियां की। बताया गया कि इस ड्राइव थ्रू भूत बंगले के तरीके को लोग भी पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक चोरी के आरोप में एक आदमी की लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया गया कि आरोपी सामान से लदा एक ट्रक चुराकर भाग रहा था। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग ना सके, और फिर उस पर खूब थप्पड़ और मुक्के बरसाए। हालांकि आरोपी ने कई बार लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन गुस्साए लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आरोपी पर अपना गुस्सा उतारने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक चालक की निश्चित रूप से नियत जो है चोरी करने की रही होगी, और जो ट्रक चालक पकड़ा गया है वो पुराना अपराधी भी है, उसके खिलाफ पुराने मुकदमे भी दर्ज है। बताया गया कि ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम की वजह से उसे पकड़ने में मदद मिली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोगों ने उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुए और वहां पर प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई।
तस्वीरों में पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी वहां दिखाई दिया। इससे पहले सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कुछ लोग प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के मुखौटे के साथ भी नजर आए। कहते हैं दुनिया में शौक बड़ी चीज होती है और इसी शौक को पूरा करने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये शौक आपकी जेब से करोड़ों रुपए खर्च करवा दे तो कैसा हो। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने 35 साल पुराने जूतों के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। जूते देख रहे हैं आप, कटा फटा उधड़ा भी हुआ है। नया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस जूते की कीमत करोड़ों में है। ऐसा क्या है इन जूतों में? क्या ये जूते सोने के हैं या हीरे जड़े हैं? सोशल मीडिया पर इन जूतों की कीमत के बारे में जो दावा किया जा रहा है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जूतों की कीमत हजारों लाखों से भी बहुत ऊपर, करोड़ों में। महंगी चीज पहनने का शौक किसे नहीं होता। महंगे ब्रांड्स में अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो भी 35 साल पुराने एक जोड़ी जूते के लिए। आखिर क्यों किसी ने इन पुराने जूतों को खरीदा है, वो भी इतनी बड़ी कीमत पर? हे भगवान, क्या ये सच है? 4 करोड़ 60 लाख एक सेट जूते के लिए। लोगों की जूतों की दीवानगी के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। जूतों की इतनी भारी भरकम कीमत सुनकर किसी का भी चौंकना तय है, क्योंकि देखने में ये जूते लगता है कि काफी बार पहने गए होंगे। जूते का चमड़ा भी उधड़ा हुआ है। साथ ही इन जूतों की हालत देखकर लगता भी नहीं है कि कोई इन्हें दोबारा पहन सकता है। तो फिर आखिर इन जूतों में ऐसी क्या खास बात है जिसे इतने महंगे दामों में खरीदा गया? हमने इन जूतों को लेकर अपनी पड़ताल शुरू की। जूतों को हर तरफ से ध्यान से देखने पर इनके ऊपर एक हस्ताक्षर नजर आया। तो क्या इन जूतों में कुछ खास बात है, या फिर जूते से कोई इतिहास जुड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं कि इन्हीं वजहों से इसे नीलामी में खरीदा गया हो। जैसे ही हमने इस हस्ताक्षर वाली जूतों की तस्वीर को सर्च करना शुरू किया, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। दरअसल ये कोई साधारण जूते नहीं हैं। ये जूते महान बास्केटबॉल खिलाड़ी और अमेरिका की ड्रीम टीम का हिस्सा रहे माइकल जॉर्डन के हैं, और इनके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, जिन्हें हाल ही में नीलाम किया गया है। जूते के लिए आखिरी बोली $6,15,000 की लगाई गई। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 60 लाख होगी। इतने महंगे जूते की वजह क्या है, वो भी देखिए। दरअसल ये जूते एयर जॉर्डन 1 टीम के हैं, जो NBA स्टार माइकल जॉर्डन ने 1985 के एक मैच में पहने थे। ये मैच इटली में खेला गया था। इसी मैच में जॉर्डन ने गेंद को इतनी जोर से पटका था कि कांच तक टूट गए थे। इसी मैच के दौरान माइकल ने इन जूतों को पहना था, जिन्हें काफी पसंद किया गया। जॉर्डन ने अपने खेल के करियर में जितने भी जूते पहने हैं, उन सभी की नीलामी की जा चुकी है। युवाओं के दिलों में जॉर्डन को लेकर काफी क्रेज रहा है, और उनके रिटायर होने के बाद उनके गेम खेलने के तरीके को हर कोई काफी याद करता है, और इसी का नतीजा है इन जूतों को खरीदने की महंगी दीवानगी।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह केस की जांच के तीसरे दिन आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ के लिए उनके घर जा सकती है। सीबीआई ने पिछले 2 दिन सुशांत के स्टाफ और दोस्तों से पूछताछ की और अब ये बात आ रही है कि सीबीआई रिया और उनके परिवार से पूछताछ के लिए जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई की जांच का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम आज रिया चक्रवर्ती के घर पर भी जा सकती है, उनके परिवार और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी कर सकती है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर देखें तो जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस दिन जो घर में लोग मौजूद थे उनसे लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी रही है। इन 2 दिनों में जो है सीबीआई ने कुक नीरज सिंह, उनका जो स्टाफ है दीपेश सावंत, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, ये तमाम लोगों से पूछताछ की है और कल रात करीब 10:15 बजे तक इसी गेस्ट हाउस में जो है सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। फिलहाल सीबीआई के लिए तीसरा दिन जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आज रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार सौभिक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके अन्य जो उनकी मां है उनके साथ आज पूछताछ सीबीआई कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, इस केस की महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि केशव जो कि सुशांत का स्टाफ था, अभी तक सीबीआई ने उससे पूछताछ नहीं की है। यानी केशव एक महत्वपूर्ण कड़ी है और आज जानकारी जो मिल रही है कि केशव से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। तेलंगाना के मिर्चल मलकजगिरी जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी कैसे। तेलंगाना के मिर्चल की घटना है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही, लेकिन ये आग किस वजह से लगी अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी। मलकजगिरी जिले में ये केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ वहां कई कर्मचारी काम में जुटे थे। तभी अचानक आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के चारों तरफ फैल गई। आग से उठ रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद धधकते आग के फैलने के खतरे को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। खबर है कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया और दमकल विभाग के लोगों ने काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री का काफी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। नदियों के किनारे बसे शहरों का हाल तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गईं और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। उज्जैन से सामने आई एक तस्वीर में शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी किनारे रामघाट पर मौजूद कई मंदिर नदी के पानी में डूब गए, जबकि कई मंदिर डूबने की कगार पर पहुंच गए। आसपास के इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं इस तरह कि किस तरह से ये जो रामघाट पे जो लगातार मंदिरों के ऊपर जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शिप्रा नदी का जल है और जितने भी रामघाट पे जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ फिलहाल जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। सीहोर की भी हालत कमोबेश उज्जैन जैसी ही दिखी, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। नदियों का पानी वहां के कई मकानों में घुस गया, सड़कें नदी में तब्दील हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में एक आदमी सिर पर सामान रखकर जान जोखिम में डालकर पानी की लहरों को पार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग एक बीमार महिला को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। यूरोप के देशों डेनमार्क और स्वीडन के बीच पानी के एक इलेक्ट्रिक जहाज का समुद्री सफर शुरू किया गया। दावा है कि ये पानी पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक यात्री जहाज है।
जो बैटरी से चलने की वजह से रत्ती भर भी प्रदूषण नहीं फैलाता। पानी के इस इलेक्ट्रिक जहाज की खासियत यह है कि ये मोबाइल फोन की तरह चार्ज होते ही काम पर लग जाता है। सामने आई तस्वीरों में जैसे ही ये जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, चार्जिंग यूनिट से एक रोबोट ने चार्जिंग केबल इसमें डाल दी और ये चार्ज होने लगा। यानी सब ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं। चार्ज होने के बाद ये डेनमार्क से स्वीडन के बीच 4 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। पश्चिम बंगाल के दीघा में भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस हाई टाइड की वजह से समुद्र में 4 मीटर से ऊंची लहरें उठी और समुद्र तट से टकरा गई। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा, जिसके बाद समुद्र का पानी अपनी सीमा को तोड़ते हुए सड़कों और रिहायशी इलाकों में फैल गया। जिस जगह लोगों की भीड़ होती थी वहां पानी के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। हाई टाइड से होने वाले खतरे को देखते हुए प्रशासन के लोगों ने समुद्र के किनारे बनी सड़कों को बंद कर दिया और लोगों से समुद्र से दूर रहने की हिदायत देते हुए दिखाई दिए। समुद्र के आसपास के बाकी इलाकों में हालात ज्यादा खराब दिखे। कई रास्ते और मकान पानी में डूब गए और लोग घुटनों तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर हो गए। बताया गया कि दीघा के इस इलाके में 2007 के बाद पहली बार समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठी, जिसमें कई मकानों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क हादसे में दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग एक चौराहे से गुजर रहे थे। तभी एक दूसरी सड़क की ओर से आ रही एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दोनों लोग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इससे पहले सब कुछ सामान्य दिखा। मोटरसाइकिल सवार अपनी रफ्तार से सड़क को पार कर रहा था, जबकि हाथ में झाड़ू पकड़े एक महिला उसके करीब से गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने हादसे की आवाज सुनी, वो तेज कदमों से घटना वाली जगह पहुंच गई। तस्वीरों में दिखा कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई और उस पर सवार दोनों लोग बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद कार मोटरसाइकिल को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मदद के लिए अपने मकानों से बाहर निकले। बताया गया कि लोगों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। काफी देर तक चली इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि विवाद शुरू होते ही सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस झगड़े में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखी, जबकि मारपीट कर रहा एक आदमी दूसरे पक्ष पर पत्थर से हमला करता हुआ नजर आया। झगड़े में शामिल लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाते हुए नजर आए। मारपीट की वजह से घायल हुई एक महिला अपना सिर पकड़कर चिल्लाती हुई दिखाई दी। इस बीच घटना वाली जगह पर काफी लोग जमा हो गए और दोनों पक्षों को शांत करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों के घायल होने के बाद मारपीट तो बंद हो गई, लेकिन कई लोग आपस में उलझे रहे। दीवार को गिराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग हो गई है। बताया गया कि 2 मकानों के बीच खाली पड़ी जमीन पर मालिकाना हक के मुद्दे पर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि कई लोग पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर दहशत से भर गए, क्योंकि इस बारिश में वहां सब कुछ बह गया। सामने एक तस्वीर में देश के सबसे साफ शहर इंदौर की सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई दी। बचाव दल के लोग इस नाव के जरिए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। इतना ही नहीं, शहर की सड़कें, गलियां और मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। इंदौर के रामनगर में तो मंदिर हो या मकान, सब मूसलाधार बारिश के पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि इंदौर की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में इसी तरह पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के हालात बिगड़े तो लोगों का हाल जानने के लिए राज्य के मंत्री भी प्रशासन की टीम के साथ पानी में उतरे और उन इलाकों का जायजा लिया जहां बारिश के पानी ने लोगों को बेबस कर दिया। ब्रिटेन में बनी बिजली से चलने वाली एक आइसक्रीम वैन ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ब्रिटेन के मशहूर टीवी होस्ट, आविष्कारक और मैकेनिक एड चाइना ने इस वैन को बनाया है, जिसके लिए उन्होंने 2018 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी वर्कशॉप में दिन रात काम करके उन्होंने मर्सिडीज वैन के डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलकर एक इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन बना डाली और फिर जब ये वैन सड़क पर निकली तो सरपट दौड़ती नजर आई।
दौड़ते दौड़ते ये 75 मील यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। नतीजा 2 साल बाद एड चाइना की मेहनत रंग लाई और उनकी बनाई गाड़ी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का खिताब मिल गया। लेकिन इस वैन को बनाने के पीछे सिर्फ रिकॉर्ड कायम करना ही मकसद नहीं था। कोशिश थी एक ऐसी आइसक्रीम वैन बनाने की जो इको फ्रेंडली तो हो ही, साथ ही रफ्तार के मामले में भी उसका कोई सानी न हो। हरियाणा के गुरुग्राम में बन रहे फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई। ये हादसा सोना रोड पर हुआ। गनीमत ये रही कि दोनों तरफ चल रहे ट्रैफिक में कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि इस हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा रात 10 बजे के करीब हुआ। इस हादसे से बड़ा होने से टल गया। वहीं गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। बताया गया कि 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अचानक गिर गया। प्रोजेक्ट है उस पर ये कार्य शुरू हो रहा था। शाम की शिफ्ट खत्म हो गई थी और रात की शिफ्ट के लिए जो है प्रिपरेशन की जा रही थी। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं। अभी हम यहाँ पे मौके पे सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई है। प्रिलिमिनरी जो प्रोजेक्ट टीम है और जो एनएचआई के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस को 2 बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बदमाशों की घेराबंदी की गई। बताया गया कि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसका जवाब पुलिस ने दिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद किया है। 2 किलोमीटर पीछा करने के बाद जब बदमाश अपने आप को घिरा हुआ महसूस किए तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिससे एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कामबिन की टीम उसकी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात इस कदर बिगड़े कि कई लोग पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर दहशत में भर गए, क्योंकि इस बारिश में वहां सब कुछ बह गया। सामने एक तस्वीर में देश के सबसे साफ शहर इंदौर की सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई दी। बचाव दल के लोग इस नाव के जरिए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। इतना ही नहीं, शहर की सड़कें, गलियां और मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। इंदौर के रामनगर में तो मंदिर हो या मकान, सब मूसलाधार बारिश के पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि इंदौर की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में इसी तरह पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के हालात बिगड़े तो लोगों का हाल जानने के लिए राज्य के मंत्री भी प्रशासन की टीम के साथ पानी में उतरे और उन इलाकों का जायजा लिया जहां बारिश के पानी ने लोगों को बेबस कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क हादसे में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग एक चौराहे से गुजर रहे थे। तभी एक दूसरी सड़क की ओर से आ रही एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दोनों लोग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इससे पहले सब कुछ सामान्य दिखा। मोटरसाइकिल सवार अपनी रफ्तार से सड़क को पार कर रहा था, जबकि हाथ में झाड़ू पकड़े एक महिला उसके करीब से गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने हादसे की आवाज सुनी, वो तेज कदमों से घटना वाली जगह पहुंच गई। तस्वीरों में दिखा कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई और उस पर सवार दोनों लोग बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद कार मोटरसाइकिल को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मदद के लिए अपने मकानों से बाहर निकले। बताया गया कि लोगों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आज की ताजा खबर में इतना ही।